नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में देखा कि ऋग्वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक संस्कृति को स्थापित करने वाले आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। इसी पर हमने एक सार्थक समीक्षात्मक अवलोकन किया और उस अवलोकन के अंतर्गत विद्वानों के विचारों, उनके द्वारा दिए गए तर्कों के माध्यम से हमने यह देखा कि आर्य संस्कृति के जो भी अवशेष या उनके चिन्ह हमें जिन जिन स्थलों से मिलते हैं, दुनिया के जिन जिन हिस्सों से मिलते हैं, उन्हीं को आधार बना बनाकर विद्वानों ने आर्यों को वहाँ का मूल निवासी स्थापित करने का, सिद्ध करने का भरपूर प्रयास किया। परंतु जिस भी विद्वान या इतिहासकार ने जो भी स्थल निर्धारित किया या कहा, उस स्थान पर या उनके उस तर्क के आधार को हमने भी अपने तर्क की कसौटी पर कसा। हमने का अर्थ होता है कि इतिहासकारों के दूसरे वर्गों ने भी अपने तर्कों की कसौटी पर कसा और एक निर्णयात्मक समीक्षा की। और इस समीक्षा के बाद जो निष्कर्ष आया वो यही ठहरा रहा था कि नहीं, उनका वहाँ से संबंध हो सकता है, परंतु वो वहाँ के मूल निवासी नहीं थे। ऐसे तर्कों में उनका पूर्वी यूरोप का होना, उनका भारत के विभिन्न क्षेत्रों का होना, उनका आर्कटिक क्षेत्र अर्थात उत्तरी ध्रुव का होना और उनका मैक्समूलर की मान्यता के अनुसार मध्य एशिया का होना, ये सभी तर्क आपस में गूथे हुए रहे। लेकिन इन सभी तर्कों में मैक्समूलर महोदय के तर्क कुछ हद तक प्रभावित करने वाले रहे। मैक्समूलर महोदय के इन तर्कों के आधार पर इतिहास जगत के अधिकांश समुदाय में यह मान्यता पुष्ट हो गई कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया ही रहा। यह अलग की बात है कि उसके तमाम पक्ष मध्य एशिया के न होने का भी प्रमाण दे जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर उसकी विशेषताएं मध्य एशिया के भौगोलिक क्षेत्र से मेल खा जाती है और इन मेल खाई हुई विशेषताओं के आधार पर ही इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग यह स्वीकार करता है कि आर्य मध्य एशिया के थे। तो इस तरह से हमने अपने पूर्व की कक्षा में मध्य एशिया को आधार बनाकर माना और उसके आधार से ही हमने यह भी स्वीकार किया कि आर्य मध्य एशिया से होकर भारत आए। यहाँ भारतीय आर्यों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह जान लेना होता है कि जब महोदय विंटरनित्ज ने इस वेदों के कालखंड का जो समय बीता, जो 900 वर्षों का समय गुजरा,
तो इस 900 वर्षों के अंतराल में जिस मानव सभ्यता का विकास हुआ वो एक ही समूह के लोगों का किया हुआ विकास था, परंतु इस पूरे समूह को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। बीच का हिस्सा तब निकाला गया, जिसकी हम पूर्व चर्चा कर चुके हैं, कि जहाँ से एक ही समुदाय और एक ही विचारधारा के लोगों के रीति रिवाज, परंपराएं, उनका रहन सहन, उनके खान पान, उनकी परिधान वस्त्राभूषण की परंपराएं, उनकी प्रथाएं जो एक समान चलते चलते एक समय ऐसा भी आया कि वहाँ ठहर गई और उनमें पूर्व की अपेक्षा कुछ नवीन बदलाव दिखाई देने शुरू हुए। और जहाँ से यह नवीन बदलाव शुरू होता है वहीं से एम विंटरनित्य महोदय ने एक लकीर खींच के उसको पूर्व वैदिक और उसको उत्तर वैदिक नाम दिया। तो यहाँ पर हमारे अध्ययन का आधार पूर्व वैदिक प्रथम वर्णी रहा। पहली वरीयता के प्रथम क्रम में हम यह जानने का अब प्रयास करेंगे कि ऋग्वेद काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा, और उसके बाद में फिर इसी विषय को हम अगले चरण में भी देखेंगे, अर्थात उत्तर वैदिक काल में भी हम देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में उन्होंने अपना प्रसार और किन भौगोलिक क्षेत्रों की ओर किया। तो प्रथम चरण के अंतर्गत आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा, इस विषय पर कहीं स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस पूरे कालखंड, इस 500 वर्षों के मानवीय कालखंड के इतिहास जानने का एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद रहा है। और ऋग्वेद में यह बात कहीं भी स्पष्टतः यह नहीं लिखी हुई है कि इस युग में आर्यों ने पूर्व में कहाँ तक अपना प्रसार किया, पश्चिम में वो कहाँ तक रहे, और उत्तरी सीमा उनकी क्या रही और दक्षिणी सीमा क्या रही। इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इस विषय को जानने के लिए कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों की संस्कृति कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, कितने भौगोलिक क्षेत्र को उसने अपने आगोश में ले रखा था, इसको जानने के लिए हमें एक अन्वेषणात्मक, एक खोजी विचार के साथ उसका अध्ययन करना होता है। और इस खोजी विचार और अध्ययन के दौरान हम उन महत्वपूर्ण पक्षों को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, जिनसे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, यही उनकी निश्चित भौगोलिक सीमा थी, जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण उनके संपूर्ण सांस्कृतिक फैलाव को लिए हुए थे। तो हमको अब यह जानना होगा कि ऋग्वेद कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, क्योंकि इसके पहले के इतिहास को जो भी आर्यों के विषय में या वैदिक सभ्यता के विषय में हमने जो कुछ भी अभी आपसी चर्चा, आपस में जो विचार विमर्श किया, उसमें हमने विभाजन नहीं किया। विभाजन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बात स्पेशल आर्यों पर कर रहे थे, और अब हम विचार कालों पर करेंगे, उनके विभाजन पर करेंगे। तो एक एक विभाजन के एक एक पक्ष को हमको जानना होगा, तभी हम समग्र अध्ययन कह पाएंगे कि हमने वैदिक सभ्यता का समग्र अध्ययन किया। इस एक एक पक्ष में हम पूर्व वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार देखेंगे, उत्तर वैदिक काल का भी भौगोलिक विस्तार देखेंगे। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का अलग अलग
राजनैतिक सिस्टम देखेंगे, उनकी राजनैतिक व्यवस्था कैसी थी, और फिर उसके बाद में इसी क्रम में हम उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पक्षों पर भी दृष्टिपात करेंगे और यह देखेंगे कि ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में क्या बदलाव देखे गए। क्योंकि बदलाव ही एक ऐसा विषय रहा जिसने इस सभ्यता को दो धुरी में बांटा था। बदलाव यहाँ हमको देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा और साथ ही साथ उनके प्रत्येक पक्षों में हम एक निरंतरता को भी देखेंगे कि क्या चलता रहा और फिर क्या नवीन बदल गया, कहाँ क्या चीज़ें चलती रही और क्या बदल गई। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, एक बात चर्चा में कर लेते हैं, जैसे हम राजनीतिक व्यवस्था को ले लेते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में राजा शासन का सर्वोपरि था और राजा को सहयोग करने के लिए उसके कुछ पदाधिकारी भी थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था। परंतु इनके अलावा भी कुछ राजनैतिक संस्थाएं भी थी और उन राजनैतिक संस्थाओं में हम विदत, सभा, समिति और गण के रूप में संस्थाओं को पाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में विदत एक महत्वपूर्ण संस्था थी, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी, परंतु वहीं उत्तर वैदिक काल में हम उसका अवसान पाते हैं। तो ये एक बदलाव था, कहने का आशय है कि एक बदलाव था। तो जो बदलाव हुआ और वहाँ उसका पतन होता है और वहीं सभा और समिति चलती रहती है, तो वह उसकी निरंतरता थी। तो अर्थात निरंतरता के साथ साथ बदलाव को भी हमको देखना होगा। तो इसी क्रम में हम इन दोनों ही पक्षों का समग्र अध्ययन करेंगे। हम अपने मूल विषय पर वापस आते हैं और हम यह बताने का प्रयास करते हैं, हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ऋग्वेद काल में आर्यों की सीमा क्या थी, यह तो हम पूर्व में ही कह चुके हैं कि यह स्पष्ट कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि उनकी पूर्वी सीमा यहाँ से लेकर पश्चिमी सीमा वहाँ तक, उत्तरी सीमा यहाँ से लेकर दक्षिणी सीमा वहाँ तक निश्चित थी। इसको जानने के लिए हमें उन्हीं ऋग्वैदिक साहित्य में वर्णित विभिन्न चीज़ों के अध्ययन से हम अपने माध्यम से उनकी सीमा का सीमांकन करते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक स्थिति, आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का ऋग्वेद कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार भौगोलिक विस्तार क्या था, इनका भौगोलिक विस्तार क्या था। तो इनके भौगोलिक विस्तार के लिए इनके जहाँ तक ये फैले हुए थे वहाँ तक की स्थिति को हम कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं और उन पक्षों को ही हमें अपने अध्ययन का केंद्र बनाना होगा, जिसमें हम प्रमुख स्थल, इसको हम निम्न बिंदुओं में विभाजित करके इनका अध्ययन करेंगे। जैसे प्रमुख स्थल,
प्रमुख नदियाँ पर्वत मरुस्थल और समुद्र। ये वो पक्ष हैं, यही वे टॉपिक्स हैं जिनके माध्यम से जो प्राकृतिक सीमा उसकी निर्धारित करते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में वास्तविकता के साथ हम यह जान सकें कि ऋग्वेद कालीन आर्यों की भौगोलिक सीमा क्या थी, जिसके अंतर्गत हम उनकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की कंडीशन को जान सकें, वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे, उनकी भौगोलिक सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। तो इस क्रम में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इन प्रमुख स्थलों में तो हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित वो कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं या कौन कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जिनकी चर्चा ऋग्वेद बड़े ही महत्व के साथ करता है। तो इन प्रमुख स्थलों में हमको कुल 3 महत्वपूर्ण स्थलीय क्षेत्रों की चर्चा ऋग्वेद के अध्ययन में मिलती है। उनमें पहला क्षेत्र है देविका प्रदेश और दूसरा क्षेत्र है सप्त सैंधव प्रदेश और तीसरा प्रदेश के रूप में जो चर्चा मिलती है वह है ब्रह्मावर्त प्रदेश। तो ये कहाँ थे, इनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, उनके भौगोलिक विस्तार को जानने में, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रमुख स्थलों में हम क्या देखते हैं कि इनमें 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनमें पहला है देविका प्रदेश, दूसरा है सप्त सैंधव प्रदेश और तीसरा है ब्रह्मावर्त प्रदेश। इन 3 प्रदेशों की चर्चा हमको ऋग्वेद में मिलती है। देविका प्रदेश क्या था, कहाँ था, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, आज के समय में हम उसको कहाँ से समीकृत करते हैं, उसका समीकरण हम कहाँ से बैठा पाते हैं। तो देविका प्रदेश का जो क्षेत्र था वह देविका नदी का क्षेत्र था। यह जो था देविका नदी का क्षेत्र देविका नदी का क्षेत्र था, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर मुल्तान के क्षेत्र से इसको समीकृत करते हैं। इसको हम क्या देखते हैं कि ये अफ़गान प्लस पाक का सीमाई क्षेत्र था, अर्थात इसको हम पाक का मुल्तान क्षेत्र कह सकते हैं। मुल्तान का एरिया हम कह सकते हैं इसको। ये देविका प्रदेश का क्षेत्र था जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर देविका नदी के बहाव का क्षेत्र था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख स्थलों में एक चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण चर्चा के रूप में बनती है देविका प्रदेश की स्थिति।
फिर दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश की भी एक बड़ी बार बार चर्चा आती है। यह सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ था, ये तो हमने पूर्व की कक्षा में देखा ही था कि वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब के क्षेत्र को लेकर चिन्हित किया जाता था। तो सप्त सैंधव प्रदेश को यदि हम प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत लें तो हम देखते हैं कि ये 7 नदियों का क्षेत्र था जिसमें सिंधु से सरस्वती तक का क्षेत्र सम्मिलित था। सिंधु से सरस्वती तक का क्षेत्र इस सप्त सैंधव क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आता था। ये 7 नदियों वाला क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण था। इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। ब्रह्मावर्त की स्थिति क्या थी, ब्रह्मावर्त का भौगोलिक दायरा कहाँ से कहाँ तक था, तो हम देखते हैं कि ब्रह्मावर्त का जो भौगोलिक दायरा था वो सरस्वती से दृष्टवती, ये जो था ये सरस्वती से दृष्टवती नदी का क्षेत्र था, नदी क्षेत्र था। इस क्षेत्र को ही ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा जाता था, यही क्षेत्र था। तो ऋग्वेद के प्रमुख स्थलों में हम देविका प्रदेश, सप्तसैंधव प्रदेश और ब्रह्मावर्त प्रदेश की चर्चा पाते हैं, जिसमें सप्तसैंधव प्रदेश की चर्चा बार बार आती है। और सप्तसैंधव प्रदेश को ऋग्वेद में इसे ही देवकृत योनि कहा गया है। यह एक महत्वपूर्ण शब्द है, देवकृत योनि। इस क्षेत्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आर्यजन इसे देवकृत योनि कहते हैं। देवकृत योनि का अर्थ होता है देवताओं को जन्म देने वाली वह भूमि। तो अर्थात देव निर्मित भी उसको हम कह सकते हैं कि देव निर्मित भूमि। तो देवताओं के लिए यह महत्वपूर्ण भूमि थी, देवकृत योनि। इसे क्या कहा गया है, इसे देवकृत योनि कहा गया है। देवकृत योनि की कई बार चर्चा ऋग्वेद में आती है और इसकी प्रशंसा मुक्त कंठ होकर ऋग्वेद में की गई है। देवकृत योनि ऋग्वेद से एक विशेष उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद से पता चलता है कि यह वही स्थल था, यह वही देवकृत योनि, यह वही स्थल था जहाँ देवासुर संग्राम लड़ा गया था। देवकृत योनि के विषय में यह भी कहा जाता है, ऋग्वेद में जो वर्णन आता है उससे यह पता चलता है कि प्रजापति की 2 संतानें थी। इससे पता चलता है कि प्रजापति की 2 संतानें थी, 2 पुत्र थे। इन 2 पुत्रों में एक सूर था और दूसरा असुर कहा गया। इन दोनों के ही बीच, इन सुर और असुर के बीच एक बार वैचारिक मतभेद के चलते झगड़ा शुरू हो गया और इस झगड़े को ऋग्वेद में देवासुर संग्राम कहा गया। देवासुर संग्राम कहा गया। देवासुर संग्राम जो था, सुर को देवता कहा गया, देव कहा गया। देव वर्सेज सुर वर्सेज असुर
और असुर को दानव कहा गया। दानव, सुर और असुर अर्थात देव और दानवों के बीच में यह देवासुर संग्राम लड़ा गया। इस संग्राम में देवों की विजय हुई और असुर पराजित हुए। उसके बाद ये असुर पलायन कर गए। कहाँ? पश्चिम की दिशा में। ये कहाँ चले गए? देवासुर संग्राम हुआ जो देव और दानवों अर्थात सुर और असुर के बीच हुआ, जिसमें देवों की विजय हुई और दानवों की पराजय हुई। इस पराजय के बाद में ये दानव अर्थात असुर पलायन कर गए, यहाँ से निकल गए और कहाँ गए? वो पश्चिम की दिशा में चले आए। भारत की लोकेशन में हम क्या देखते हैं कि भारत का पश्चिमी हिस्सा क्या है, उस पर अभी हम आगे चर्चा करते हैं। तो यह पराजय हुई और इस पराजय की चर्चा कौन करता है? तो चर्चा करता है ऋग्वेद। इसका स्रोत क्या है? ऋग्वेद में इस लड़ाई का होना कहाँ तक प्रमाणित है? तो ऋग्वेद के इस युद्ध का प्रमाण एक और ग्रंथ देता है, और वह ग्रंथ क्या है? वह ग्रंथ है पारसिकों का ग्रंथ जिंद अवेस्ता इसके प्रमाण का संकेत देता है, इस लड़ाई का संकेत देता है। और संकेत में वह क्या कहता है? वह कहता है कि ईरान में आकर बसे हुए असुर पूर्व की ओर से आए थे। ईरान में आकर बसे हुए असुर पूर्व की दिशा से आए थे। अब यहाँ यह महत्वपूर्ण है, पूर्व की दिशा, चूँकि जो ऋग्वेद वर्णन करता है, जो ऋग्वेद इस देवासुर संग्राम का उल्लेख देता है, तो देवासुर संग्राम के उल्लेख का जो परिणाम देता है, युद्ध हुआ, युद्ध का एक परिणाम निकला और परिणाम का एक प्रभाव आता है। और उसका प्रभाव क्या हुआ? युद्ध हुआ, उसका परिणाम निकला कि असुर पराजित हुए, ये परिणाम था उसका। और उस परिणाम का प्रभाव क्या था कि असुर यहाँ से पलायन कर गए, और पलायन करके वो कहाँ जाते हैं? पश्चिम की दिशा में। यदि हम भारत की लोकेशन को देखें तो यह उत्तर होता है, यह साउथ होता है, यह पूर्व होता है और यह पश्चिम होता है। तो कहा जाता है कि जो ऋग्वेद के साक्ष्य के आधार पर हम देखें तो हम पता चलता है कि इस युद्ध के बाद में असुर पराजित होने के बाद में पलायन करके कहाँ चले गए? पश्चिम की ओर। असुर कहाँ जाते हैं? पश्चिम की दिशा की ओर पलायन कर जाते हैं। वहीं जिंद अवेस्ता के आधार पर हम क्या देखते हैं कि ईरान, अब यहाँ हमको एक लोकेशन देखनी है, भारत के पश्चिम के हिस्से में कौन से देश पड़ते हैं? तो पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान का हिस्सा आता है, अफगानिस्तान के बाद में हम ईरान के हिस्से को पाते हैं। तो वो ऑलरेडी यह सत्य होने के करीब पहुँचता है, यह सत्य हो जाता है कि असुर पलायन करके पश्चिम दिशा की ओर गए, तो पश्चिम वो ईरान की ओर जाने की बात करते हैं, संकेत करते हैं, लेकिन ईरान नाम उसमें नहीं आता है ऋग्वेद में, अर्थात ईरान देश के नाम की चर्चा नहीं मिलती है। तो यह कहा जा सकता है सिर्फ इतना कि ये पश्चिम की ओर गए।
दूसरी बात, इस लड़ाई का एक संकेत हमको जिंदावस्था से मिलता है प्रमाण के तौर पर, और उसमें कहा गया है कि ईरान में आकर बसे हुए असुर पूर्व की ओर से आए थे। तो ईरान की यह लोकेशन है, यदि यहाँ असुर आकर बसे तो वो कहाँ से आए थे, तो वो पूर्व की दिशा से ही आए थे। अर्थात ये असुर यहीं से, अर्थात ये आर्य, ईरान के आर्य यही भारत के क्षेत्र से जाकर वहाँ बसे थे। उसका प्रमाण यही जिंद अवेस्ता भी है, जो कि ऋग्वेद से 100 वर्ष के बाद की रचना मानी जाती है, और इसके तमाम बातें, इसके तमाम उल्लेख ऋग्वेद से प्रभावित हैं। तो निश्चित रूप से यह दोनों ही आर्य एक ही थे, लेकिन विवादों के कारण दोनों दो दूसरे अलग अलग दिशा में जाकर स्थिर हो गए थे। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि हम इससे एक स्पष्ट निर्णय पाते हैं कि ऋग्वेद कालीन ये आर्य जो हैं, ऋग्वेद कालीन आर्यों की जो पश्चिमी सीमा है उसमें हम दो बात देखते हैं कि एक तो देविका प्रदेश का क्षेत्र जो अफ़गानिस्तान पाक का सीमाई क्षेत्र था, जो अफ़गानिस्तान और पाक का सीमाई क्षेत्र था, जहाँ से देवका नदी का बहाव क्षेत्र था, वहाँ तक की चर्चा हमको मिलती है ऋग्वेद में। तो देविका प्रदेश के क्षेत्र का समीकरण जो हम आज के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो सटे हुए एरिया की बात करते हैं, वही चीज़ हमको यहाँ भी स्पष्ट होती है। और वो क्या स्पष्ट होती है कि ये ईरानी थे, जिंद अवेस्ता ईरान का ग्रंथ था, और ईरान और अफ़गानिस्तान उससे सटा हुआ था। तो यही बीच का एरिया गैप करके आर्य क्रॉस करते हुए वहाँ तक गए थे। तो अर्थात आर्यों की पश्चिमी सीमा क्या निर्धारित होती है? अफ़गानिस्तान का क्षेत्र उनकी पश्चिमी सीमा थी। पश्चिमी सीमा बनाता था। आर्यों की पश्चिमी सीमा स्पष्ट हो पाती है। उनकी पश्चिमी सीमा कहाँ थी? वो अफ़गानिस्तान का सटा हुआ एरिया था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का सटा हुआ एरिया उनकी पश्चिमी सीमा थी। फिर दूसरी बात, हम प्रमुख स्थलों में जिसमें हम देखते हैं कि देविका प्रदेश, सप्तसिंधु प्रदेश और ब्रह्मावर्त प्रदेश की चर्चा ऋग्वेद में सम्मान के साथ मिलती है। इनका वर्णन बेहद ही उदार भाव से किया गया है। देविका प्रदेश का समीकरण हम देविका नदी का क्षेत्र मानते हैं, और इसका समीकरण हम पाक और अफ़गान का सीमाई क्षेत्र मानते हैं, जो पाकिस्तान और मुल्तान का एरिया है, जहाँ से पाकिस्तान समाप्त होने को होता है, और उधर से पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा होता है और अफ़गानिस्तान का पूर्वी हिस्सा का कार्नर होता है। वही एरिया हमको माना जाता है देविका प्रदेश। सप्तसिंधु प्रदेश में हम 7 नदियों का क्षेत्र देखते हैं, और उन 7 नदियों का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु से सरस्वती तक का क्षेत्र है। और इसे ही देवकृत योनि ऋग्वेद में कहा गया है, और देवकृत योनि में ही देवासुर संग्राम लड़ा गया। और देवासुर संग्राम क्यों लड़ा गया? चूँकि प्रजापति की 2 संतानें सुर और असुर के बीच वैचारिक मतभेदों के चलते यह विवाद हुआ, और जिसमें कि हम क्या देखते हैं कि इसमें देवताओं की विजय होती है और असुरों की पराजय होती है। और पराजित होने के बाद में असुर पश्चिम की दिशा की ओर पलायन कर जाते हैं, और पश्चिम की दिशा की ओर पलायन जो करते हैं तो उसका एक प्रमाण हमको जिंद अवेस्ता भी देता है। और जिंद अवेस्ता यह बताता है कि ईरान में आकर बसे हुए असुर पूर्व की दिशा से आए थे। असुर साम्राज्य की जब स्थापना होती है तो इनका प्रमुख देवता अहूर मजदा माना जाता है, जो काफ़ी शक्तिशाली देवता था। और यह जब हम जाते हैं, हम मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखते हैं, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमको एक तीसरी सिविलाइजेशंस मिलती है, असीरिया की सभ्यता। उस सभ्यता में भी हम क्या देखते हैं कि वहाँ उनका प्रमुख देवता हम क्या देखते हैं कि अहूर मजदा के रूप में मिलता है।
उस एरिया की उन प्राचीन सभ्यताओं में अहुर मज़दा एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में वहाँ भी हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आर्यकालीन, ऋग्वेदकालीन आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था उसकी एक सीमा हमें स्पष्टतः मिल जाती है, और वह दिशा क्या है? वह दिशा है पश्चिमी दिशा, जिससे स्पष्ट होता है कि आर्यों की, ऋग्वेदकालीन आर्यों का पश्चिमी क्षेत्र जो था, जहाँ तक वो फैले हुए थे, वो अफ़गानिस्तान का एरिया था, अफ़गानिस्तान का सीमाई क्षेत्र था। तो इस तरह से हम प्रमुख स्थलों की संपूर्ण चर्चा यहाँ कर पाते हैं। फिर उसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं, अपने अध्ययन को आगे ले जाते हैं, तो हमारा ध्यान, हमारा पूर्ण अध्ययन का केंद्र नदी क्षेत्र पर जाता है। चूँकि ऋग्वेद में हमको नदियों के माध्यम से भी बहुत कुछ मिलता है। तो जहाँ तक वैदिक कालीन साहित्य की बात करते हैं, संपूर्ण वैदिक साहित्य की, पर्टिकुलर ऋग्वेद की बात नहीं कहते हैं, हम संपूर्ण वैदिक साहित्य की जब बात करते हैं तो संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 नदियों की चर्चा मिलती है। नदियों का उल्लेख मिलता है। कुल टोटल 31 रिवर्स की चर्चा हमको संपूर्ण वैदिक साहित्य में मिलती है। और जब हम स्पेशल ऋग्वेद की बात करें, इसमें हम सिर्फ ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों की चर्चा मिलती है। नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में हमको कुल 25 नदियों का वर्णन मिलता है। प्रमुख नदियाँ क्या हैं? तो ऋग्वेद में हम 25 नदियों का वर्णन पाते हैं। हम यह जानते हैं कि ऋग्वेद कुल 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद कुल 10 मंडलों में विभाजित है, और उसका 10वां मंडल 10वें मंडल में उसके 3 महत्वपूर्ण सूक्त हैं। 3 सूक्तों की चर्चा है 10वां मंडल। और इन 3 सूक्तों में हम क्या देखते हैं कि 3 सूक्तों में पहला सूक्त है पुरुष सूक्त, दूसरा विवाह सूक्त, और तीसरा है नदी सूक्त। इस नदी सूक्त में, इस स्पेशली नदी सूक्त में 21 नदियों की चर्चा है। 21 नदियों का वर्णन है। 21 नदियों का वर्णन इस नदी सूक्त में मिलता है। इस नदी सूक्त में 21 नदियों के वर्णन के बाद भी हम यह देखते हैं कि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में जिन नदियों की चर्चा मिलती है, उनमें वो कौन कौन सी नदियाँ, कहाँ की नदियाँ विशेष महत्वपूर्ण हैं। आप ध्यान देंगे, इस टॉपिक को थोड़ा एक जिम्मेदारी के साथ समझेंगे, क्योंकि इनसे कई प्रश्न बनते हैं। इन नदियों को जानना होगा, जिसको हम एक अध्ययन की सहजता के लिए उसको हम कई भागों में बांट के देख रहे हैं। उसमें 2 महत्वपूर्ण पार्ट हम करेंगे, और वो पार्ट क्या हैं? ये नदियाँ जो हैं वो अफ़गान की नदियाँ, अफ़गानिस्तान की नदियाँ, ये अफ़गानिस्तान में की 4 महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है।
और जो प्रश्न बनता है, जो कमीशन प्रश्न आप पर शूट करेगा, जो क्वेश्चन आप पे पुटअप करेगा, वो इन्हीं नदियों का आधुनिक और ऋग्वैदिक नामों के हिसाब में वो उसको पूछ लेगा कि ऋग्वेद में कौन सी नदी अफ़गानिस्तान की नदी है, और आपसे पता चला कि वो सिंधु क्षेत्र की नदियों की चर्चा कर देगा और किसी एक नदी को, कुभा, कुर्रम, गोमल, किसी को भी उसमें डाल देगा। आपसे खोज कराने की चेष्टा करेगा, या किस नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था। इस तरह के प्रश्न कमीशन आपसे पूछ के आपके अंतस्थल ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का आकलन करने का प्रयास करता है। कमीशन को आप इतना सतर्कता से लीजिए कि वह आपसे बारंबार गलती करवाने की चेष्टा करेगा और आपको उन्हीं गलतियों से बचने का प्रयास करना है, आपसे ये गलतियां होने ना पाएँ। तो हमको यह देखना होता है कि अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में बहने वाली कौन सी नदियां थीं, और दूसरी बात हमको देखना होगा कि सिंधु क्षेत्र में सिंधु क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती थी। सिंधु क्षेत्र की नदियों को जो ऋग्वेद में जो नाम मिलता है, उसको आज के परिदृश्य से, आज के दौर में हम किस नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमको उनको समीकृत करते हुए बड़े ही शांत मस्तिष्क से उनको स्वीकार करना है। तो अफ़गानिस्तान की नदियाँ, सिंधु क्षेत्र की नदियाँ और सिंधु क्षेत्र के बाहर की भी दो महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा इस नदी सूक्त में की गई है। और वो दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं? वो नदियाँ हैं गंगा और यमुना। गंगा और यमुना। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार आया है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में वर्णन एक बार और यमुना का वर्णन 3 बार आया है। तो यह जानना है। अफ़गानिस्तान के क्षेत्र की नदियों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में वो कौन कौन सी नदियाँ थी जो बहा करती थी। तो ऋग्वेद में से जो पता चलता है तो उसमें काबुल, स्वात, कुंभा, उसमें काबुल, स्वात, कुंभा और गोमल, ये चार नदियाँ अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ थी। काबुल, स्वात, कुंभा और गोमल, ये नदियाँ उस समय बहा करती थी। काबुल को कुंभा कहा जाता था। कुंभा, यहाँ कुंभा नहीं है, सॉरी, यहाँ कुर्रम है। स्वात, कुर्रम, गोमल, कुर्रम। काबुल को कुंभा, स्वात को सुवास्तु, कुर्रम को क्रूमू और गोमल को गोमती कहा जाता था। गोमती, आज इसको हम क्या नाम से जानते हैं? इसको हम गोमती नाम से जानते हैं। ये अफ़गानिस्तान की नदियाँ थी। सिंधु के क्षेत्र में कुल 7 नदियाँ बहती थी। अफ़गान नदियों में प्रमुखतः 4 नदियाँ थी जिनकी चर्चा हमको कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से।
ऋग्वेद से इन नदियों की चर्चा मिलती है, जो हम ऋग्वेद के नदी सूक्त में इनकी चर्चा हम पाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नदियाँ अफ़गानिस्तान के क्षेत्र की रही। इनमें से प्रश्न वैसे ही बनाएगा जैसे हमने आपसे कहा कि किसी एक नदी को हटाकर सिंधु क्षेत्र की नदी को इसमें से डाल देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी नदी अफ़गानिस्तान की नदी नहीं है। तो आपको विधिवत तरीके से यह जानते रहना होगा, और ताकि उसमें घुसी हुई नदी को आप चोरों की तरह जब घुसा देगा कमीशन, उसको आप पकड़कर बाहर निकाल दें और यह स्पष्ट कर दें कि यही वो नदी है जो कि अफ़गानिस्तान के एरिया में नहीं बहा करती थी। या ऐसे भी पूछ सकता है कि अफ़गानिस्तान में बहने वाली स्वात नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था। तो आपको यह जान लेना होगा कि स्वात नदी थी जो स्वात के नाम से वर्णित है। तो यहाँ ये अफ़गानिस्तान की नदियाँ बेहद महत्वशाली रही हैं। कमीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको जानना आवश्यक है। सिंधु क्षेत्र की बात आती है तो सिंधु क्षेत्र में हम देखते हैं कि सिंधु, झेलम, रावी, सिंधु, झेलम, रावी, ये एक क्रम से इसको आप जानने का प्रयास करिएगा। सतलज, मरुदवृदा, चिनाव, सरस्वती। सतलज, मरुदवृदा, चिनाव और सरस्वती। ये नदियाँ थी जिनको ऋग्वेद में किन नामों से जाना गया है, इसको भी हमें जानना होगा। ये सिंधु ही थी, झेलम वितस्ता थी, रावी पुरुषणी, सतलज शतुद्री, मरुदवृदा की चर्चा भी करते हैं। चिनाव अशिकनी के नाम से जानी जाती थी। चिनाव, अश्किनी, ये ऋग्वैदिक नाम है। वैदिक नाम इनके ये मिलते हैं। सिंधु का सिंधु ही नाम था, झेलम का वितस्ता, रावी को पुरुषणी के रूप में, सतलज को शतुद्री, मरुदवृदा को आपको ध्यान में रखना है कि ये कश्मीर में बहने वाली एक नदी थी जिसकी चर्चा ऋग्वेद के नदी सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ आपको यह ध्यान देना होगा कि नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास जिसको विपाशा कहा जाता था, ऋग्वेद के अन्यत्र उसकी चर्चा मिलती है। ऋग्वेद के अन्यत्र व्यास की चर्चा मिलती है, व्यास की चर्चा मिलती है, जिसे ऋग्वेद में विपाशा कहा गया है। विपाशा कहा गया है। ये चर्चा मिलती है, लेकिन ऋग्वेद के नदी सूक्त में इस नदी का कोई भी वर्णन प्राप्त नहीं होता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि कमीशन ऐसी जगह पर ही प्रवेश करता है
और पूछ लेगा आपसे कि किस नदी की चर्चा ऋग्वेद के नदी सूक्त में नहीं प्राप्त होती है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में नहीं प्राप्त होती है, उसमें वह इन्हीं 3-4 नदियों का नाम ले लेगा, जिसमें मरुदवृदा और विपाशा दोनों को जरूर डाल देगा। मरुदवृदा को आप हिट करके चले आएंगे, क्योंकि व्यास वह आपको झेलम, सतलज, मरुदवृदा और व्यास ऑप्शन दे देगा। वहाँ आप निश्चित रूप से झेलम, सतलज और व्यास को आप सही मानेंगे और मरुदवृदा को आप निकाल के बाहर करेंगे। यह गलती बचिएगा, इस गलती करने से बचिएगा। और यह ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में सिंधु क्षेत्र की नदियों में व्यास नदी का वर्णन नहीं मिलता है। उसकी जगह पर हमको एक नदी मरुदवृदा के नाम से मिलती है, जो कश्मीर में बहने वाली एक नदी थी। व्यास को ऋग्वेद में विपाशा के नाम से जाना गया है, ऋग्वेद में जाना गया, इसकी चर्चा आती है, परंतु नदी सूक्त में उसकी कोई चर्चा नहीं मिलती है। सरस्वती यह आर्यों की सर्वाधिक पूज्य नदी थी। इसे ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है, इसे ऋग्वेद में नदी तमे, सरस्वती, ज्ञान वाहिनी आदि नामों से इसको अलंकृत किया गया है। ये सर्वाधिक पूजनीय नदी थी और ऋग्वेद में सिंधु नदी सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी है। कौन? सिंधु। सर्वाधिक पूज्य कौन सी थी? सर्वाधिक पूज्य सरस्वती थी। गोमल अंतिम वर्णित नदी है, अंतिम वर्णित नदी है। तो ये ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको भी आप जानते रहिएगा। तो ऋग्वेद में इन नदियों के उल्लेख से तमाम बातें हम स्पष्ट कर पाते हैं। जैसे इसमें हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद की इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि गंगा का एक बार वर्णन यह स्पष्ट करता है कि इसके आगे की भौगोलिक सीमा से आर्य परिचित नहीं थे, आर्यों का कोई भी परिचय वहाँ से नहीं था। तो गंगा को हम क्या देखते हैं कि गंगा आर्यों की पूर्वी सीमा ठहरती है। क्या ठहरती है? आर्यों की पूर्वी सीमा क्या है? गंगा नदी का क्षेत्र। क्योंकि गंगा के आगे की किसी भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरचना को ऋग्वेद में वर्णित नहीं किया गया है। आगे की बातों में हम और भी चीज़ों को देखेंगे जिससे हम आगे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का एक विचार आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना था, उनकी अपनी एक रचना थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उन्होंने माना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। तो तिब्बत के पीछे जो उन्होंने कंटेंट दिया था, जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, तो वो चीज़ों को यदि हम देखते हैं और तो क्या पाते हैं कि इस गंगा नदी के छोर से ही जब हम अगले हिस्से पर उसके घूम के उत्तरी सीमा से घूमकर आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो तिब्बत भी आता है। तो गंगा का वह समाई क्षेत्र माना जाता है, इससे तिब्बत को भी लोग मान लेते हैं कि उसकी पूर्वी सीमा तिब्बत थी। तो तिब्बत बेसिकली हम उसको गंगा से ही जोड़ते हैं। तो गंगा उनकी पूर्वी सीमा थी। ऋग्वेद कालीन आर्यों की पूर्वी सीमा का निर्धारण गंगा नदी ही वास्तविक में करती थी। फिर उसके बाद में इस तरह से हम देख पाते हैं कि प्रमुख नदियों के माध्यम से भी आर्यों की एक सीमा हम निर्धारित करने में सफल हो जाते हैं। तो आर्यों की पश्चिमी सीमा, ऋग्वेद कालीन आर्यों की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान थी, तो उनकी पूर्वी सीमा क्या थी? गंगा थी। गंगा के माध्यम से पता चलता है कि वह बेल्ट
क्योंकि यमुना तक की चर्चा वो करते हैं, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख उन्होंने किया है। तो गंगा का क्षेत्र, द्वाब के क्षेत्र से आगे बढ़ने वाला एरिया ही वही उनकी सीमा का अंतिम पूर्वी सिरा था। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अपने पर्वत श्रृंखला की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि ऋग्वेद में किन महत्वपूर्ण पर्वतों की चर्चा आती है। ऋग्वेद में किन महत्वपूर्ण पर्वतों की चर्चा आती है। तो पर्वत श्रृंखला में हम देखते हैं, पर्वतों के बारे में हम देखते हैं कि आर्यों को ऋग्वेद में वर्णित है कि आर्यों को पश्चिमी हिमालय का ज्ञान था। आर्यों के पास पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी, पश्चिमी हिमालय से वो परिचित थे। चूँकि ऋग्वेद में जगह जगह पर इसकी चर्चा आती है, जिसे वो हिमवंत कहा करते थे, जिसे वे हिमवंत कहते थे। हिमवंत एक महत्वपूर्ण विषय तब बन जाता है जब उसकी महत्वपूर्ण चोटियों की प्रमुख चोटियों की चर्चा, प्रमुख शिखरों या चोटियों की चर्चा, चोटियों का वर्णन ऋग्वेद से मिलने लगता है। इन चोटियों में सबसे पहली महत्वपूर्ण चोटी के रूप में मिलती है मुजवंत चोटी की चर्चा मिलती है। मुजवंत चोटी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि इसी मुजवंत चोटी से हमें सोम नामक वनस्पति के उगने का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि मुजवंत चोटी पर ही हिमवंत की चोटियों में एक चोटी मुजवंत चोटी थी और इसी मुजवंत चोटी पर सोम नाम की वनस्पति उपजती थी, वहीं वो उगती थी। और इस सोम नाम की वनस्पति से एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ निर्मित किया जाता था। एक पेय पदार्थ इससे एक पेय बनाया जाता था और उस पेय को ऋग्वेद में सोमरस कहा गया है। और यह सोमरस देवताओं को अतिशय प्रिय था। यज्ञ के अवसर पर इसका पान विशेष लोगों में किया जाता था। तो ये मुजवंत चोटी वैसे भी महत्वपूर्ण बन जाती थी। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन ये बना भी है कि सोम नामक वनस्पति कहाँ उगती थी या सोमरस की प्राप्ति कहाँ से होती थी। तो आपको मुजवंत को ही टिक करना है। हिमवंत की एक महत्वपूर्ण चोटी जो मुजवंत है, वहीं से इसको आपको इंडिकेट करना है। संकेत में आपको यही दर्शाना है कि मुजवंत से ही सोम की प्राप्ति होती थी। इसके साथ ही शीलवंत, सुषोम, अर्जिक आदि चोटियों की चर्चा, आदि हिमवंत की महत्वपूर्ण चोटियों की चर्चा ऋग्वेद करता है। ऋग्वेद इन चोटियों की चर्चा करता है जिसमें मुजवंत, शीलवंत, सुषोम, अर्जिक आदि चोटियों की चर्चा मिलती है। अर्थात इस हिसाब से एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाता है
कि आर्यों के पास हिमालयी क्षेत्र का ज्ञान था। आर्यों के पास हिमालयी क्षेत्र का ज्ञान था और पश्चिमी हिमालय का अर्थ होता है हिंदू कुश का एरिया, अर्थात आर्यों के एरिया से यह एरिया जो था, इस एरिया का उन्हें ज्ञान था। हिंदू कुश की चोटी पश्चिमी हिमालय का अर्थ होता है जो अफ़गानिस्तान का एरिया है, हिंदू कुश की चोटी का एरिया, उस एरिया की जानकारी इनके पास थी। तो यह कहा जा सकता है कि आर्यों की एक और सीमा, उत्तरी सीमा की जानकारी हमें पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से मिलती है और हम कह सकते हैं कि आर्यों का विस्तार क्षेत्र जो था उत्तर की ओर हिमालय तक था। अफ़गानिस्तान पूर्व में गंगा से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, उत्तर में हिमालय से लेकर या कहाँ तक फैला हुआ था, इन चीज़ों से स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। इसके लिए हमें और आगे चलने की आवश्यकता है। इतना और ध्यान दीजिएगा कि इस मोजवंत चोटी में जो जिस सोम की चर्चा मिलती है, यह सोम कितना इम्पोर्टेंट था, इसकी महत्ता कितनी अधिक थी, इसके लिए आपको यह भी जान लेना है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को ही समर्पित है। समर्पित है पूरा एक मंडल, इतने महत्वपूर्ण विशेष साहित्य का एक अध्याय, एक पूरा मंडल ही सोम को समर्पित है। और सोम को के लिए एक मंडल का समर्पण अपने आप में उस सोम की महत्ता को स्पष्ट करता है कि सोम की इम्पोर्टेंस कितनी थी। तो ये भी ध्यान आपको रखना होगा कि सोम का वर्णन किस मंडल में मिलता है, या ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। तो इस तरह से इस इतनी प्रमुख स्थल, नदियाँ और पर्वतों के अध्ययन के बाद हम स्पष्टतया उसकी 3 सीमाओं को जान पाते हैं कि उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा है। फिर इसके बाद में हमारे अध्ययन का अगला केंद्र बनता है मरुस्थल। क्या ऋग्वेद में मरुस्थलों की भी चर्चा आती है? मरुस्थल का एरिया क्या रहा होगा, उसकी चर्चा आती है। तो ऋग्वेद में मरुस्थल को मरुस्थल तो नहीं, परंतु मरुस्थल की विशेषताओं को धारण करने वाले उस भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा जरूर आती है। और ऐसे क्षेत्रों को ऋग्वेद में धन्व शब्द से संबोधित किया गया है। मरुस्थलों को क्या कहा गया है? धन्व शब्द से संबोधित किया गया। ऋग्वेद में मरुस्थल को क्या कहा गया है? धन्व शब्द से संबोधित किया गया है। धन्व शब्द की चर्चा धन्व शब्द संबोधित किया गया। धन्व का जो एरिया था, अर्थात मरुस्थलों का जो देवता था, तो उसके लिए यह कहा जाता है कि मरुस्थलों का देवता पर्जन्य माना गया है। पर्जन्य को बताया गया है। ऋग्वेद में मरुस्थलों का देवता पर्जन्य बताया गया है। और यह पर्जन्य आंधी और तूफान का देवता था। ऐसा कहा जाता है, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि एक बार पर्जन्य
एक तूफान के माध्यम से वह मरुस्थलों को पार कर गया। यह पर्जन्य एक बार अपने स्वरूप को लेकर, स्वरूप का अर्थ है आंधी और तूफान, वह अपने स्वरूप को धारण कर मरुस्थलों को पार कर गया और मरुस्थलों को पार करके वह अरावली तक जा पहुंचा। अरावली पर्वत तक जा पहुंचा था, ऐसी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। तो अरावली तक पहुंचा था, अरावली को वह पार नहीं करता है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अरावली को वह पार करता है उत्तर वैदिक काल में वह अरावली को पार करके विंध्याचल की सीमा तक चला जाता है, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं तक चला जाता है, जो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। तो अरावली के क्षेत्र तक पर्जन्य का आना और वहाँ ठहराव ले लेना एक संकेत करता है। क्या संकेत करता है? कि आर्यों का प्रसार दक्षिण के क्षेत्र में अरावली की सीमा तक हो चुका था, अर्थात आर्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ थी? अरावली पर्वत की श्रेणियाँ, अरावली पर्वत की श्रेणियाँ ऋग्वेद कालीन आर्यों की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती थी। तो इस तरह इन मरुस्थलों में के विषय में हम जो देखते हैं कि ऋग्वेद में उसको धन्व शब्द से संबोधित किया गया है और मरुस्थलों का देवता पर्जन्य को माना गया है। पर्जन्य आंधी और तूफान का देवता था और पर्जन्य एक बार अपने स्वरूप को धारित करके वह अरावली मरुस्थलों को पार करता हुआ अरावली तक जा पहुंचा था। तो इस तरीके से मरुस्थलों की चर्चा भी यहाँ पूरी होती है। फिर उसके बाद में हमारे अध्ययन का जो क्षेत्र बनता है वह क्षेत्र है उसके भौगोलिक विस्तार से रिलेटेड मरुस्थल, समुद्र के विषय में हमको जानना होता है। समुद्र के विषय में कि क्या ऋग्वेद में समुद्रों की कोई चर्चा मिलती है? क्या ऋग्वेदिक कालीन आर्य समुद्रों से परिचित थे? सागरों से, महासागरों से क्या उनका सामना हुआ था? तो इस विषय को जानने के लिए हम यह देखते हैं कि ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है परावत। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है परावत शब्द के लिए तमाम तरीके के विचार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु इस परावत शब्द को हम समुद्र से जोड़ दें, यह पूरी तरीके से समीचीन नहीं लगता है। हाँ, इतना जरूर है कि परावत एक बड़ी जलराशि की ओर संकेत करता है। ऋग्वेद में वर्णित परावत शब्द बड़ी जलराशि की ओर संकेत करता है, जहाँ बड़ी जलराशि जमा हुई हो। तो ऐसे में हम देखते हैं कि 4 बड़ी जलराशि की चर्चा ऋग्वेद में वर्णित है, जो क्या कही गई है? अपर, पूर्व, अपर क्या है? अपर क्या है? तो अपर के विषय में विद्वानों का मानना है कि ये अपर अरब सागर की ओर इशारा करता है। अरब सागर के होने का
संकेत है, परंतु अरब सागर अपर को अरब सागर कहा जाता रहा हो ऋग्वेद काल में, इस विषय पर थोड़ा सा इसको स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट अवश्य होती है, परंतु इसको पूर्ण रूप से हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि ये अपर अरब सागर ही रहा होगा। लेकिन फिर भी एक बड़ी जलराशि की ओर इसका इशारा स्पष्ट हो जाता है। फिर तीसरा मिलता है सरस्वत और शरयानावत। ये चार बड़ी जलराशियों की ओर संकेत मिलता है। सरस्वत ये उस जलराशि की ओर इशारा करता है जो सरस्वती नदी का उद्गम क्षेत्र रहा हो, उद्गम क्षेत्र का इशारा करता है, क्षेत्र का संकेत देता है। परंतु इसी तरीके से हम यह इतना ज़रूर मान सकते हैं कि इन बड़ी जलराशियों से आर्य परिचित थे। तो इस प्रकार इन सभी प्राकृतिक संरचनाओं का एक लंबा अध्ययन, एक पूर्ण साक्ष्य हमें ऋग्वेद में मिलता है, और इन्हीं के माध्यम से हम ऋग्वेद कालीन आर्यों की भौगोलिक सीमा का खाका खींचने का प्रयास करते हैं, जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में अरावली पर्वत श्रेणियाँ, पश्चिम में अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, और पूर्व में हम क्या देखते हैं, गंगा का क्षेत्र। गंगा के साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि तिब्बत वाला क्षेत्र भी हम मानते हैं इसको, तिब्बत का क्षेत्र भी इसका पठारी क्षेत्र हम मानते हैं। और यदि इसकी उत्तरी सीमा को हम देखें तो या तो फिर तिब्बत के ऊपर के क्षेत्र से हम आगे बढ़ते हैं, जब तिब्बत के क्षेत्र को भी थोड़ा सा हम लांघ कर आगे का प्रयास करते हैं तो हम वहाँ पहुँचते हैं तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्र। ग्लोब में आप देखेंगे, ग्लोब में जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो जिस एरिया से हम आगे बढ़ते हैं, भारत के मैप से जब हम इसको आगे की ओर जाते हैं, तिब्बत के क्षेत्र को हम जब क्रॉस करते हैं तो यह पूरा एरिया मध्य एशिया का क्षेत्र जो है, यही हमको तुर्कमेनिस्तान मिलता है। तुर्कमेनिस्तान का यह क्षेत्र संभवतः या तो यह भी हो सकता है कि उत्तरी सीमा उसका तुर्कमेनिस्तान रहा हो, परंतु स्पष्ट जानकारी के रूप में जो मिलता है हमको वो पश्चिमी हिमालय का ही क्षेत्र मिलता है। तो यह देखते हैं कि उसकी दक्षिणी सीमा अरावली, उत्तरी हिमालय और पूर्वी गंगा और पश्चिमी अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, यह समूचा क्षेत्र जो था यही ऋग्वेद कालीन आर्यों की भौगोलिक सीमा रही है। तो ये स्पष्ट होता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्लास आपको कैसी लगी? अगली कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे और अपने अध्ययन को आगे ले चल के एक नवीन दिशा में, एक नवीन फैक्ट की ओर बढ़ते हैं हम, जिसमें अब हमको उसके 4 विशेष पक्षों को देखना है। उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था और उनका धार्मिक जीवन। इन्हें चारों ही फैक्टों को हमको विशेष रूप से जान लेना है, और इसके साथ ही हमारा वैदिक कालीन समाज या वैदिक सभ्यता का चैप्टर पूरा होगा, और इसके बाद में हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ओर बढ़ेंगे।
एक क्रमशः अध्ययन, ये क्रमशः एक सटीक और समुद्र तली स्पर्श करते हुए अध्ययन की आवश्यकता हमें है, इसको हम नकार नहीं सकते। अंतरंग गहनतम अध्ययन की आवश्यकता आपके पास होनी चाहिए और विषय की सटीक और तलीय जानकारी आपको हो, ऐसा हम आशा और विश्वास भी करेंगे कि आप भी अपने से कोई भी कोर कसर बाकी नहीं लगाएंगे। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।